बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, मेरे हाथ में है डेली सिटी 42, जिसकी टॉप स्टोरीज में बताऊंगी। आज की हमारी लीड स्टोरी ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से है जी। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद अराज़ी जो है वो एक्वायर कर ली गई है। दूसरी टॉप स्टोरी, 5.25 अरब से मजीद बच्चों के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे, मंसूबा तैयार। तीसरी टॉप स्टोरी, जना अस्पताल में नई एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए 9 करोड़ के फंड्स फराहम कर दिए गए। और कैब टैक्सी सर्विस लाहौरियों के लिए तोहफा है जी। आगाज में 100 गाड़ियां चलेंगी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीजें होंगी इस प्रोग्राम में। अभी हम चलते हैं डिस्कशन के जाने। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जाहिद साहब, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से बात हो रही है जी, और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब मजीद अराज़ी एक्वायर की जाएगी। नई कमेटी कायम की गई है, नई सिफारिशात जो है वो मुरतब की जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि सीमन, ये देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है जी कि चलें, कम से कम ये है कि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ तारीख़ी हमारा जो विरसा है और सकाफ़ती विरसा है, उसको प्रोटेक्ट करने का हुकूमत को जो है वो ख्याल आया तो सही। और एक कमेटी तो बनी। मेरे ख्याल में ये काम जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए था, और बहुत डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है इस तरह के मंसूबों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो है। और इसमें शहर के एक एंड से दूसरे एंड तक आप एक लेटेस्ट जो है वो मास ट्रांजिट जो है वो एक रेल बिछाने जा रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये तमाम स्टडीज़ जो हैं वो पहले की जाती हैं, पूरी दुनिया में तो होती हैं, और कई माह कई साल जो है वो लग जाते हैं उस स्टडी को कंप्लीट करते हुए। और एक उसकी जो ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ है उसको ईयर मार्क किया जाता है, उसके बाद पिन पॉइंट किया जाता है। नहीं, सिर्फ सर्वे नहीं, उसमें देखें लोगों से पूछा जाता है, एक पब्लिक का एक ओपिनियन आता है उसमें। उसके बाद बड़े हाईली जो क्वालिफाइड और बड़े ट्रू प्रोफेशनल्स हैं उन पर मुश्तमिल, टेक्नोक्रेट्स पर, ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं, टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक टीम होती है जो पूरी जो है वो दयानतदारी के साथ और अपनी तमाम तर पेशा वराना महारत के साथ उस प्रोजेक्ट की जो है वो एक जो नोक पलक है वो संवार रही होती है, और एक उसका जो है वो एंड देख रही होती है, और कोई पॉइंट छोड़ते नहीं है वो। और जब वो सारा कुछ अपना काम फिज़िकली उसको सर्वे करके, उसको जो है वो हर तरह से जो है वो उसको देख के, आप ये बात जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं मेंशन ज़रूर करूँगा इसको, कि जो दुनिया में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सम टाइम जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक टर्न के ऊपर, किसी एक जो है वो जगह के ऊपर वो कई हफ्ते कई माह लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ से ये हर चीज़ चीज़, पावर पॉइंट्स पे और फिर प्रेजेंटेशन बना ली और जी आपका मंसूबा नहीं, मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं ये तो बाबुओं का काम है ना कि किसी और का मंसूबा जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया, हाँ। कि जी फ़लाँ मुल्क में चला है जी, और वो जनाब स्लाइड के ऊपर दिखा दिया कि ये देखें जनाब यहाँ से ट्रेन यूँ आएगी, यहाँ से यूँ आएगी, ना ग्राउंड रियलिटीज़ का पता। और यही वजह है कि ये जो प्रोजेक्ट, पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शहर की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक अच्छा काम, लेकिन इंतहाई गलत अंदाज में और गलत हाथों से करवाया जा रहा है मेरे ख्याल में। यानी अगर इसमें ये काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स होते, ट्रू प्रोफेशनल्स होते, जिनको बिल्कुल जो है वो फ्री हैंड होता कि वो बिल्कुल हमारी किसी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जेन्युइनली जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो जहाँ जहाँ मसाइल हैं, जो चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व करने वाली हैं, जिन इमारतों को प्रोटेक्ट किया जाना है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या होना चाहिए वहाँ पे, किस तरह जो है वो वहाँ से ट्रेन को गुजारेंगे ताकि ना तो कोई विरसा जो है वो है डैमेज हो, ना ही जो है वो उसका हुस्न तबाह बर्बाद हो। और उसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे, देखते कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं इससे कम से कम किस तरह मुमकिन है कि पब्लिक को जो है वो मुतासर ना हो इस प्रोजेक्ट से, और लोगों की अमलाक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डैमेज ना हो।
अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने देखनी थी प्रोफेशनल्स ने। ये काम पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं किया गया। दैट्स वाई कि शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं जिसका डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा और फ्यूचर में आप इसको मज़ीद कनेक्ट कर सकते हैं शहर के दीगर इलाकों तक। एक अच्छा जो है वो ये आगाज़ है, लेकिन उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और वो उसकी वजह यही है कि पब्लिक भी उससे जो है वो नाखुश, और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली एक क्यास उससे पैदा हुआ और उस क्यास की वजह से जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई और जिन लोगों की इमारतें आनी थी उसमें उनको पता ही नहीं था कि कितना इलाका है, क्या होगा। ना किसी ने काउंसलिंग की थी, ना किसी ने जाके उनको बताना मुनासिब समझा था। ये सारे काम जो हैं वो प्रोफेशनल्स के करने के थे, जो कि उनसे नहीं करवाए गए। लेकिन अब मेरे ख़्याल में अगर ये फ़ैसला किया गया कमेटी का तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि एक कमेटी अपनी जो सिफारिशात देगी, बराह करम बाबुओं की दस्तरस से उसको बचाया जाए और उस पर गवर्नमेंट अगर मनोअन अमल करेगी तो डेफिनेटली जो है वो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर होंगे और हम शहर का हुस्न और शहर की जो तारीख़ी और सकाफ़ती जो अहमियत है उसको बचा भी सकेंगे, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसको कम से कम प्रोटेक्ट करते हुए आगे देखें। नए मनसूबे अच्छी चीज़ है, लेकिन हम इससे जो है वो अपने इस शहर का खराब नहीं कर सकते, नहीं जी, हिस्ट्री इसका को आप भूल नहीं सकते। ये तो तबाह व बर्बाद नहीं कर सकते ना। हाँ। वो पूरी दुनिया प्रोटेक्ट करती है, हमें भी ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और इसमें हम उसके जो है यूनाइटेड नेशन में जो है वो हम सिग्नेटरी भी हैं कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेटली हमें सारी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी इसमें फुलफ़िल करनी है। तो मेरे ख्याल में इस कमेटी की जो सिफारिशात होंगी उनको बराह करम माना ज़रूर जाए और उसमें जो है ना वो बाबुओं को उछल कूद करने की इजाज़त ना दी जाए कि वो दोबारा इसमें घुसें और फिर वही काम शुरू करवा देंगे। नहीं जी, वो छोड़ें जी, देखी जाएगी, कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। ऐसा नहीं होना क्योंकि चाहिए। उससे फिर यही कुछ होगा जो इस मनसूबे के ऊपर, क्योंकि यही बहुत बड़ी मेरे ख्याल में सोचने की बात है गवर्नमेंट के लिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने इतराज़ क्यों किया। हालांकि इतराज़ करने का और प्रोजेक्ट एतराज नहीं, एतराज दर एतराज होते और रहे, तो गवर्नमेंट अगर को इसके हुकूमत अब उन ऊपर, इतराजात को लेकिन सुन मैं रही है हैरान हूँ कि तो ये गवर्नमेंट एक ने अच्छी अभी तक चीज़ जो है है। वो कोई इसके ऊपर कुछ जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब ऐसा इसलिए फाइनली हुआ जैसा जा रहे हैं ना उस तरफ, कि जब अराज़ी आप एक्वायर भी की जा रही है, अब लोगों जब को उनकी क्योंकि मर्जी ये के मुताबिक भी समहा मुआवजा दिया जा रहा है, तो समहा अब आके उन अब मैं एतराजात को वही जो अर्ज है वो कर रहा हूँ एड्रेस ना किया कि जा ये रहा है। सारी चीज़ें आपको बाद में करनी पड़ी और अब बजाय इसके कि उसका 100% आप क्रेडिट लेते, आपके क्रेडिट में चीज़ें जाएं, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लोग उसको प्रेज करें, उल्टा जो है वो प्रोजेक्ट आप जो है वो उसको ऊपर आपने क्वेश्चन जो है वो आ गया और उससे जो है वो आवाम के लिए एक मसाइल का सामना उनको करना पड़ा। अब आप ठीक कर रहे हैं, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। अगली टॉप स्टोरी, 5.25 अरब से मजदूर बच्चों के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे, मंसूबा तैयार कर दिया गया है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मज़दूर बच्चे हैं, जितने भी जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सारा भट्टा मज़दूर हों या कहीं और मज़दूरी करते हैं, तो उसके लिए उनको एजुकेशन फ्राहम करना तो एक बहुत ही खुशाइंद काम है गवर्नमेंट का और मेरे ख़्याल में ये बड़ा बेहतर स्टेप है। अब इससे स्कूल भी कायम किए जाएंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका हाल जो है वो दानिश स्कूलों जैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। को आइसोलेशन में आप चीज़ ना बनाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप ये 5-5.25 अरब रुपया नए तालीमी इदारों की कंस्ट्रक्शन पे और इनमें इस 5.25 अरब में से जो है वो आधे आप कमीशन में खाने का जो है ना वो कोई बंदोबस्त किया जा रहा है तो फिर तो और बात है। लेकिन सरे दस्त आपको स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनेजमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर कर लें तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते उनकी हैं। जो एनरोलमेंट है वो यकीनी बना लें तो चीज़ें जो है वो नहीं, खुद ब उसका खुद बड़ा बेहतर हो सिंपल सा जाएंगी। हल है जी। आप जितने आपके पास स्कूल हैं, हर ज़िले, हर शहर, हर कस्बे में आपके पास स्कूल है, आप देखते हैं जहाँ जितने बच्चों की तादाद है उनको आप एक जगह क्लस्टरिंग कर दें और किसी एक सरकारी स्कूल को, क्योंकि शाम की शिफ्ट में आपका कोई भी तालीमी इदारा ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, वो खाली पड़े होते हैं 2 बजे के बाद, तो उन प्रेमिसेस को आप इस्तेमाल करके देख लें। अगर फ्यूचर में जो है वो आपको उसमें नज़र आता है कि जी ये हमें जो है वो उसको बेनिफिशरी है तो वो फिर आप कर लें। लेकिन फिर अगेन यही कहूँगा, क्योंकि ये भी बाबुओं ने तैयार किया हुआ मनसूबा है ना, तो वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, ये ख़रीद लें, ये बना दें, यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट बना लें या पैसे लगा दें, क्योंकि यही उनका काम है, यही वो मशवरा दे सकते हैं। इससे आगे की ना सोच है ना हो सकता। 5 अरब एक अच्छी खासी रकम है। मैं वही अर्ज करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि नई चीज़ जो है वो नया जो है ना वो होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह पे आप अपने तालीमी इदारे जो हैं उनको आप वो कर सकते हैं कि जी ये स्कूल हम
अगर आपको इवनिंग शिफ्ट चाहिए उसके लिए वो मौजूद है। मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप उन्हीं बच्चों के साथ उनको क्यों नहीं पढ़ाते? आप क्यों आइसोलेशन में वो ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी ये एक मज़दूर बच्चा है और इसको जो है वो पढ़ने के लिए, इसके लिए तालीमी अदारा अलग है, उसको आप वो जो मुआशरती धारा है उसमें से क्यों निकाल रहे हैं? बाकी सोसाइटी से क्यों कट ऑफ कर रहे लेकिन हैं? ये भी तो है ना कि उनको ताकि फैसिलिटेट किया जा सके, उनके भाई यूनिफॉर्म, किस तरह? उनकी किताबें, उनकी जो तो वो वहाँ पे भी दीगर किया जा चीज़ें हैं। सकता है, वो वहाँ पे भी किया जा सकता है। अब मुझे ये बताइए कि बाकी बच्चों के साथ उनको पढ़ाने में उनको इतना कोई अछूत बना के रखने की क्या बेचारों को ज़रूरत है? सही सही बिल्कुल अगर आप करना चाह रहे हैं तो कम से कम उनको फिर वो एक बिल्कुल वो ना लेकिन बना दें कि ज़ाहिर साहब, ये हमारे मेरे ख्याल से चले इनिशिएटिव ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं और पॉजिटिव राह पर एक इनिशिएटिव तो लिया, इनिशिएटिव है ना, यही तो मसला है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने ठीक कहा, इनिशिएटिव तो हम भी मानते हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उस इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए जो आप वे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी वो इसके लिए तो अब 5.25 अरब रुपया दे दें, अब ये होगा, ये 5.25 अरब में से जो है ना वो खजाना वाले कहेंगे हमारे पास इस वक्त तो 1.5 अरब है, वो फिर 1.5 अरब से पहले 4 दीवारी बनेगी, बिल्कुल सही, फिर अगले माली साल में चली जाएगी। हीले बहानों की नजर ना हो जाए और फेक मंसूबाबंदी की नजर ना हो जाए। कम से कम ये है कि मंसूबा अच्छा है, अगर ये बाबुओं की ये भी बाबुओं की दस्तरस से बाहर है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स पर जो सेल्स लगी हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको प्रमोशन पर मिलेंगी हाइपर स्टार में, शामिल करेंगे बचत बाजार। जी, बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी मिनी माइनर्स, और मिनी माइनर्स पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है नीडल कलेक्शन, और नीडल कलेक्शन पर भी आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में प्रेसिडेंट शेडर स्लाइस है जी 800 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 660, प्रमोशनल प्राइस 585, 75 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी 400 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 95, प्रमोशनल प्राइस 80 रुपीज़, 15 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। जी, पैसे बचाने के बाद हम सब्जियों और फलों का रुख करेंगे और जानेंगे वहां पर महंगाई की सूरत हाल क्या है, कौन सी सब्जी कितने रुपए किलो मिल रही है। हसन अली हमारे साथ मौजूद होंगे आज के भाव में। जी, मुगलपुरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अली। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, कौन सी सब्जी सबसे सस्ती है और महंगी सब्जी जो है वो आज की कौन सी है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरे के इलाके में। अगर बात की जाए सब्जियों कीमतों की, तो कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मामूली कमी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक सब्जियाँ और फल जो हैं वो ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि शहर के किसी भी इलाके में जो है वो फ़रोख्त नहीं किए जा रहे और मनमानी कीमतें जो हैं वसूल की जा रही हैं सब्जियों और फलों की, जिसकी शिकायत रोज़ाना जो है वो सार्फिन करते नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक सब्जियां और फल फ़रोख्त नहीं किए जाते और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देने के लिए ऐसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक सस्ते दामों फ़रोख्त हो सकें। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 220 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से अगर पालक की बात की जाए तो पालक जो है 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन जो है 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, साग जो है वो 20 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, लीमू जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, घिया कद्दू 60 रुपये में, जबकि टिंडियाँ जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही हैं। अरवी 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, करेले 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, भिंडी 150 रुपये में, जबकि मूंगरे जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 70 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, मेथी 50 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च जो है वो 80 रुपये में, जबकि शिमला मिर्च जो है वो भी 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, फूल गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर 60 रुपये में, जबकि
गाजर और मूली जो है वो 20-20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला केला जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी माल्टा किन्नू जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि फ्रूटर जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लाल अनार जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की, तो ब्रायलर की कीमत जो है वो मुस्तहकम नज़र आती है और ज़िंदा ब्रायलर शहर में जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फार्मी अंडे हैं वो 94 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अगर अब आप ज़ैनत शॉप पर जा रहे हैं तो आपको बताते चलें कि बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में और मटन है 848 में। मटन कीमा 540 में और नहीं, बीफ कीमा जो है वो है 540 में और मटन कीमा है 967 में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 100 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त 145 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बैक्टी आपको मिलेगी 619 में। रहू फिश 349 में और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स 800 ग्राम्स आपको मिलेगी 294 में। परचून से अंडे हैं जी 90 रुपये दर्जन, थोक से 88 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल हैं 99 रुपये में। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105.80, कीमत फरोख्त है 106.05। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 152.75, कीमत फरोख्त है 153.45। यूरो की कीमत खरीद है 117.75, कीमत फरोख्त है 118.25। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.95, कीमत फरोख्त है 28.10। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.75, कीमत फरोख्त है 28.90। कोयती दिनार कीमत खरीद है 348.50, कीमत फरोख्त है 351। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 75.25, कीमत फरोख्त है 75.70। जैपनीज यन कीमत खरीद है 0.89, कीमत फरोख्त है 0.92। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 104.95, कीमत फरोख्त है 105.85। कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 76.2 कीमत फरोख्त है 76.80। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास है होम एंड जहां मूवी, जो कि 3 बजे लगी हुई है सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में और 7 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। डेडपूल
4:15 बजे, 8:30 बजे और 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 4:30 बजे और 9:15 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। द फाइनेस्ट आवर्स 5 बजे लगी हुई है सिनेस्टार आईमैक्स में। सनम रे 2 बजे, 6:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 5 बजे और 8:30 बजे सिनेस्टार में। और फितूर लगी हुई है जी शबिस्तान में 4 बजे और 10 बजे, जबकि 7:15 बजे और 11:30 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। और यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद लाहौर ही कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपना जो नया सेगमेंट आप लोगों के लिए शुरू किया है लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, लाहौर की मुख्तलिफ प्लेसेस के बारे में जितनी डिटेल्स पॉसिबल हैं आप तक पहुँचाने के लिए ये मेरा शहर लाहौर शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम डिस्कस करेंगे लाहौर की एक ऐसी चीज़ जो कि लोगों को पता तो है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, किस तरह से उसको मेंटेन किया गया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक भी आपको बताऊंगी, हम सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है शाही कला का जो म्यूज़ियम है, और वहाँ पर 2 म्यूज़ियम्स हैं जिसमें सिख दौर की चीज़ें पड़ी हैं, ब्रिटिश दौर की पड़ी हैं। मुगलिया बादशाह जब राज करते थे हिंदुस्तान पर तो उसकी जितनी भी चीज़ें पॉसिबल थी उनकी कलेक्शंस जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रज़ा खरल साहब, उनसे हम तफसीलात जानेंगे इस म्यूज़ियम की, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल चाल है आपके? रज़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिएगा, शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ पर म्यूज़ियम जो है वो है, क्योंकि आई थिंक मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं अभी हम जैसे ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे नहीं पता कि वहाँ पर जी बिल्कुल। ये किला लाहौर और तारीख़ी इमारतें जहाँ भी हैं और ख़ास तौर पर बड़े जो मानूमेंट्स हैं उनके साथ साथ म्यूज़ियम भी हैं। ख़ास तौर पर लाहौर में जो है किला लाहौर के अंदर एक म्यूज़ियम जो है वो महारानी जिंदा की जो हवेली थी जो जहांगीर दौर की बनी हुई इमारत उसके ऊपर बनी हुई, उसमें 2 एक तरह से म्यूज़ियम है। मादाम बांबा कलेक्शन भी है और साथ साथ नीचे जो है सिख गैलरी के नाम मशहूर है। और म्यूज़ियम बड़ा यादगार इस लिहाज से है कि इसमें आलात हर्ब रखे हुए हैं, यानी मुख्तलिफ जंगों में या जंगों में जो इस आलात इस्तेमाल किए जाते थे या असलहा जात जो बनता था शुरू में, तलवारें हैं, डैगर्स हैं यानी खंजर हैं, इसके अलावा यहाँ पे बंदूकें हैं। बंदूकें आप देख हैरान होते हैं कि आज की गन्स जो हम देखते हैं वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन वो अभी अर्लियर स्टेज पे है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन और इर्तिका इसका भी पता चलता है कि किस तरीके से जो आलात हर्ब की टेक्नोलॉजी या आर्म्स की टेक्नोलॉजी, असलहा जात की टेक्नोलॉजी वो कैसे कैसे इम्प्रोवाइज हुई, ये भी वहाँ पे पता चलता है। इसके अलावा पेंटिंग्स हैं, वॉर सीन्स हैं जो देखे जा सकते हैं। उस दौर की पेंटिंग्स बनी हुई? जी बिल्कुल, उस दौर की कम से कम 150 साल पुरानी पेंटिंग्स भी हैं, शुरू के ब्रिटिश पीरियड की पेंटिंग्स भी हैं। और फिर महाराजा रंजीत सिंह ने जो पेंटिंग्स बनवाई मुख्तलिफ फॉरेनर से वो भी वहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा म्यूज़िक जो जंगों में म्यूज़िक इस्तेमाल होता था या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते वो पड़े हुए हैं। अच्छा, म्यूज़िक का क्या कमाल होता था जंगों में? म्यूज़िक का जी बिल्कुल, जज्बा जो जंग है ख़ास तौर पर वो जज्बा उभारने के लिए म्यूज़िक और तराने जो हैं वो इस्तेमाल करना ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है। और अब भी अगर आप देखते हैं तो नेशनलिज्म और ख़ास तौर पर जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हर मुल्क और हर इलाका जो है वो अपने तराने जो है वो बजाता है और उन तरानों की वजह से एक तरह से जज्बा हुर्रियत पैदा होता है। तो यही जो हालात हैं उस दौर में भी पंजाब के अंदर ख़ास तौर लाहौर में जो वाक़यात रूनमा हो रहे थे तो उसमें भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं? मसलन अब तो ड्रम्स हैं, वो ब्रास बैंड्स हैं, पाइप्स हैं, बैक पाइपर्स हैं और इस तरह के मुख्तलिफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पड़े हुए हैं जो जंगों में इस्तेमाल। फिर जॉर्ज पंजम का जो मुजस्मा है वहाँ पे पड़ा हुआ, अच्छा वो भी उसी दौर का बना हुआ। जी बिल्कुल, वो किंग जॉर्ज पंजम जो ब्रिटिश एम्परर था उसका इस तरह मुजस्मा है। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ अगर आप जाते हैं वहाँ पे कैसे उस वक्त बुलेट्स बनाते थे, बारूद किस तरह तैयार करते थे,
तोपों के लिए गोले किस तरह बनाते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी अच्छा, हुई हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वहाँ पर लोगों जी को बिल्कुल, बताने के लिए? बुकलेट्स भी हैं। अच्छा। बुकलेट्स जो महकमा आर्कियोलॉजी उन्होंने तो शायद नहीं बनाई है बुकलेट अलहदा से, लेकिन कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं जो देखी जा सकती हैं, ख़ासतौर पर इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद जो नादिर नमूने हैं उनको देखने के लिए और उनसे महसूस होने के लिए। सही। एक एक जो नमूना है उस वक्त ज़र्रा किस तरह की थी जो पहनते थे लोग, ख़ासतौर पर लिबास किस तरह का लिबास हो? किस तरह था जंग के दौरान, मतलब स्टील का था, ब्रास का था या कोई और मेटल थी, फिर तलवारें हैं बेशुमार वहाँ पड़ी हुई, बंदूकें आप जैसे बताए, तमंचे हैं, अच्छा। छोटे छोटे पिस्टल्स जो शुरू में आप देखेंगे ऐसे अजीबोगरीब छोटे जो से लोहा जोड़ के जैसे बनाए होते हैं। हाँ, हाँ। तो वो सारा इर्तिकाई अमल है जो आज तक हमें यानी कि आप वहाँ जाएं तो उस दौर की सारी जो एक क्रिज्मा है वो आपको महसूस होना जी शुरू हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर इसके अलावा फिर पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर्स हैं वहाँ पे रखी हुई, मुख्तलिफ सिख पीरियड के जो हुक्मरान हैं उनकी, जी। महाराजा रंजीत सिंह की। इसके अलावा जो वो स्टफ्ड है जो घोड़ी महाराजा रंजीत सिंह के, वो भी रखी हुई वो है? भी रखी हुई है। अच्छा। और इसके बारे में दिलचस्प ये है कि इसका जेवर जो चांदी और सोने का था 1983 में चोरी हो गया था। अच्छा। तो अब तक वो चोरी जो है बरामद नहीं हो बरामद सकी, नहीं तब हो से सकी। लेकर अब तक ये अभी तो हाल है ट्राई की जा हमारे रही। कि अपने विरसे जी को भी बिल्कुल। हम सोने और वो चांदी बड़ा समझ के जो है वो उठा लेते जी हैं। वो बड़ा वाक़या है माजी का, जिसके ऊपर कई लोगों की सस्पेंशन हुई सर्विस से, कई लोग जो हैं वो इसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन किसी रिजल्ट्स पे नहीं आ सकी अभी तक, ऐसे लगता है। तो हो सकता है कभी ये इसका कोई रिजल्ट निकल आए और ये चोरी शुदा जो है कौमी एहसासा है, शायद वो लोग भूल भी चुके हों इस केस जी बिल्कुल। इससे ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग जो बनी वो महारानी जिंदा जो एम्प्रेस थी महाराजा रंजीत सिंह की, उसकी बनी हुई या उस दौर की बनी हुई बिल्डिंग है, और उसमें महाराजा रंजीत सिंह की पोती की कलेक्शन है पेंटिंग्स की। अच्छा। और वो बड़ी रेयर पेंटिंग्स हैं, वो भी बड़ी देखने वाली हैं। और अगर आप किला की सैर करते हैं तो महज किले में इमारतें देखें, उनसे महजूज हों, इंजॉय करें, उनकी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करें, और अगर पर्सनालिटीज़ और उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया देखनी हो तो फिर इन 2 म्यूज़ियम्स बल्कि 3 म्यूज़ियम्स में आप जाके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो है अच्छा, पार्टीशन की गई है उन म्यूजियम्स की कि एक तरफ जो है वो ब्रिटिश जी बिल्कुल चीज़ें हैं, एक तरफ सिख हैं और एक तरफ जो है जी वो बिल्कुल आइडेंटिफाई किया गया है, हर एक के साथ टैग लगा है और उस टैग से अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस दौर से ताल्लुक़ रखती है चीज़ और इसका इस्तेमाल क्या था और कब इस्तेमाल हुई। एक तो ये, दूसरा कौन सी जंग में इस्तेमाल हुई, ये कौन सी जंग का मंजर है, इस तरह की पेंटिंग आप उन पेंटिंग्स को देखकर ख़ास तौर पर जो जो हिंदुस्तान में सिखों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान एंग्लो सिख वार जिनको हम कहते हैं, जी जी। उनको समझने के लिए ये आखिरी जंगें जो हैं बरतानिया की यहीं पे पंजाब में होती रही हैं। मतलब उसमें जो चेलियाँ वाली जंग है वो गुजरात के पास जो एक बड़ी जंग आखिरी जंग हुई जिसकी वजह से पंजाब का इल्हाक हो गया बरतानिया के साथ और सिख सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई है, सिख हुकूमत जो है वो ख़त्म। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ना सिर्फ वो एक तरह रिवर्स गियर लगता है हिस्ट्री का कि क्या क्या हुआ, क्या क्या ट्रिचरीज हुई, क्या क्या बगावतें हुई, किस तरह की साजिशें हुई जिसकी वजह से एक बनी बनाई सल्तनत जो है या एक बनी बनाई हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिरती है और फिर एक नई हुकूमत जो अमर्ज हो जाती है। और जो जोड़ तोड़ सियासी और साजिशें हैं शाही दरबारों में, वो समझने की मौका मिलता है अगर आप जगहों पे जाते हैं तो। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है, लेकिन उस तरीके से नहीं करती है कि जिस तरीके से एग्जैक्टली वही चीज़ें रिपीट हों। तो अगर आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आप ऐसे फार्मूले या ऐसी लेसन सीखते हैं इंडिविजुअल लाइफ में भी और कलेक्टिव और पॉलिटिकल लाइफ में भी। जब आप इन जगहों पे जाते हैं कि उस दौर में किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, या किस तरह के पॉलिटिकल मूव्स थे या जंगों में मूव्स किस तरह थे, और फिर आगे जो आज के दौर में किस तरह के हो गए। और अगर इस तरह की हमारी बेअतदालियाँ रहीं और जब बेअतदाल और अदल ख़त्म होता है किसी माशरे के अंदर तो फिर उसका जो नीचे की तरफ जाना, जो स्लोप से वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है जी। और अल्टीमेटली जवाल जो है वो आ जाता है। तो इससे बचने के लिए ये माजी की जंगें या म्यूजियम्स और इस तरह की जो और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनके निसाब का हिस्सा है वो, ये तमाम जंगों के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। और जब वो आप
खुद देख लें तो आपको समझने में बहुत चीज़ें आसान जी होती बिल्कुल, हैं। ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स भी होती हैं और स्टोरी टेलिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि इनको आप देखते हैं, कई कहानियाँ दिमाग में आती हैं कि उस वक्त के लोग ताकतवर थे, कमज़ोर थे, किस तरह के थे। तो ये सब कुछ पता चलता है और फिर उस दौर की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का भी अंदाज़ा होता है अंदाज़ा होता है कि उस वक्त क्या सिनेरियो था और जी, माहौल बिल्कुल। क्या था। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। अब मेरा खुद भी दिल कर रहा है कि मैं शाही कला जाऊं और इन तीनों जो सेपरेट म्यूजियम्स बने हुए हैं उनको जाके विजिट करूं और देखूं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेफिनेटली जो व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ये सेगमेंट सुन रहे हैं उनका भी दिल कर रहा होगा, तो आप ज़रूर जाइएगा, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाइएगा, खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि स्टोरी टेलर होते हैं ये जो पीसेज होते हैं, ये जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई होती हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी काम कर भी रही हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं। हमेशा हम बात करते हैं कि वी नीड चेंज, कुछ डिफरेंट आना चाहिए, कुछ बेहतर आना चाहिए, जिससे कम से कम पाकिस्तान के हालात, मुल्की हालात, मुल्की मईशत जो है वो बेहतर हो सके। सो इसी जज्बे को लेकर, इसी चेंज के जज्बे को लेकर के कुछ तब्दील होना चाहिए, कुछ बेहतरी आनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट। आपको कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी। एक नई पार्टी बनी है पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट और उसके चेयरमैन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 2 फरवरी को अनाउंस की गई ये पार्टी, इसका मकसद क्या है, किस तरह से ये काम करेगी और फिर अवाम के साथ लिंक जो है इसका कैसे होगा, हम उनसे जानेंगे। हारून ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, वेलकम कहेंगे आपको। एंड पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट, कब से ये आइडिया आपके जहन में है? क्योंकि इससे पहले भी आप एक बहुत से काम कर चुके हैं, एक बिज़नेस जो है फैमिली बिज़नेस रन कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड पर कैसे आइडिया आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। पहली बात तो ये है जी कि मैं एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1996 से इन्वॉल्व हूँ, वन वे और दी अदर। और मैं फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के अंदर इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे काम भी कर चुका हूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह से रन करता है। ठीक ठीक। और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, 16-17 साल मैंने इन पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर गुजारे, तो मेरा फोकस था पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करना कि आखिर क्या वजह है कि इतनी रिच कंट्री, इतने रिसोर्सेज इस कंट्री के पास हैं, इतना टैलेंट इसके पास है। मतलब पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो हर फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं, compete करके एक्सेल करते हैं दुनिया की डिफरेंट नेशंस के साथ, टॉप के ऊपर होते हैं। तो ये पाकिस्तान में जब आते हैं तो क्या, व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम डिलीवरिंग? तो इस जज्बे के साथ मैंने रिसर्च शुरू की, मैंने पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू किया। ये 1996 से मैं ये शुरू हुआ हूँ इस काम पे। अच्छा, तब से एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया था, आप काम भी कर रहे थे और देख भी रहे थे कि काम कैसे चलता है और आप सोच रहे थे कि आई नीड टू डू समथिंग। मतलब जी, उस वक्त तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी बनाने का तो जहन में नहीं था, बिकॉज आई वाज एफिलिएटेड विद वन ऑफ द लार्ज पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। तो सो उस रिसर्च के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक प्लान बनता गया और फिर अराउंड 2011-2012 के अंदर आके वो प्लान कंप्लीट हो गया। वो प्लान कुछ ऐसा था कि आप समझें कि एक गराज के अंदर एक गाड़ी के पुर्जे पड़े हुए हैं, तो वो गाड़ी तो ना हुई ना। तो प्लान तो हर किसी के पास है, लेकिन उनको उन सारे सॉल्यूशंस को इकट्ठा करके ऐसे कनेक्ट करना कि वो गाड़ी बन जाए और इंजन चल जाए, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से वो हमने आज से 4-5 साल पहले वी वर एबल टू डू इट, मैं और मेरी टीम। एंड उसका नाम हमने पाकिस्तान प्लान रखा। और पाकिस्तान प्लान के मुताबिक हम ये गारंटी करते हैं कि वो, क्योंकि इतनी रिसर्च कर ली है, इतनी नॉलेज हमने गैदर की है और इतने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें हम ये गारंटी करते हैं कि पाकिस्तान को 36 महीनों की कलील मुद्दत के अंदर एक सही ट्रैक के ऊपर लाया जा सकता है। अच्छा। तो वो प्लान फिर मैंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से शेयर भी किए, तो कोई ख़ास वहाँ से उसकी पजीराई नहीं हुई। अच्छा, रीज़न क्या दी जाती थी? फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव प्लान फॉर सम प्रॉब्लम, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी हो, वो XYZ, इट कैन बी एनी पार्टी जो इक़्तिदार में है या नहीं है, रीज़न क्या होती थी रिजेक्ट करने की?
देखिए इसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कल्चर होता है, अपनी डायरेक्शन होती है, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, मतलब एक शख्स डिसीजंस नहीं लेता। ठीक। तो सो यू नो आई मीन इस किस्म के प्लान्स आते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर प्लान को एक्सेप्ट कर लें। दूसरी रीज़न ये है कि ये ऐसा प्लान है जो कभी बना ही नहीं पाकिस्तान में पहले, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड के बेसिक प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की। ये जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं ऑन द फेस ऑफ इट, एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स नहीं है। मसलन बहुत ये चर्चा है कि जी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, नोबडी हैज़ एवर डिफाइंड कि करप्शन होती क्या है। करप्शन इज़ एन इनटैंजिबल थिंग, और करप्शन एक्चुअली आउटकम है, करप्शन रीज़न नहीं है। यानी कि जब तक आप आके रूट को नहीं ख़त्म करेंगे तो करप्शन तो जारी रहेगी। So, क्या सोल्यूशन निकाला उस टीम ने? बीच में मैं ये भी जानती रहूँगी कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सवाल नंबर 1 जो है वो फ़ौरन पूछ लिया। देखें 1947 के अंदर पाकिस्तान को एक सिस्टम में, अच्छा वो सिस्टम जो था, क्योंकि नई कंट्री थी, इसके पास तो कुछ नहीं था, यहाँ पे तो ना कोई ट्रेंड लोग थे, यहाँ ना कोई सिस्टम्स थे, ना कोई फॉरवर्ड प्लानिंग थी। एक मुल्क बस बन गया था जो कि अल्लाह के करम से बना, कायद आज़म की क़यादत में। अब मसला ये है कि इन्होंने इनहेरिट किए 1947 के सिस्टम्स। अब 1947 के सिस्टम्स वो ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन अभी भी वो सिस्टम चल रहे हैं। सो 2016 आ चुका है और सिस्टम 1947 का चल रहा है। अब आप सोचें कि 1947 का एक जहाज़ है, वो आप 2016 में चलाने लगे तो वो कभी अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? अब समझने वाली बात यह है कि उस जहाज़ को एक पार्टी आती है, उसको जहाज़ चलाना नहीं आता, जहाज़ हिचकोले खाता है। इसी एग्जाम्पल से मैं मेन पॉइंट पर आना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ तो समझ आ रही है और आई एम श्योर जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ आ रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर भी हम पहुँचेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हारून साहब, 2 जहाज़ हो गए, एक 2016 का जो फुल स्पीड में जा रहा है और एक 47 का अच्छी हालत में है, लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। क्या पॉइंट है इसमें? ये पॉइंट ये है कि निज़ाम अगर 1947 का निज़ाम आपने 2016 में चलाने की कोशिश की तो आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। आप 70 साल और कोशिश कर लें, चाहे इस निज़ाम को बहुत खूबसूरती से चलाएं, इसने कहीं नहीं पहुंचना। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। दुनिया चेंज हो गई है, 20वीं सदी आ गई है, सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, लोगों की अप्रोच चेंज हो गई है, सॉल्यूशंस चेंज हो गए हैं। वी नीड टू चेंज। इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और एक ब्रांड न्यू निज़ाम लेकर आना है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये किया है। टर्की है, वियतनाम है, चाइना है, मलेशिया है, तो सक्सेस मॉडल्स हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को 180 पे घुमा दिया और बिल्कुल टोटल चेंज कर दिया। हमारे पास ऑप्शन क्या है, चेंज किस तरह से? देखिए, चेंज लाने के 2 तरीके हैं। ये एक तरीका है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन की भी आप एग्जांपल्स पिछले 25-30 साल की देख लें। जिन जिन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आई, बल्कि 25-30 साल नहीं, ये 10-15 साल, यूक्रेन, सीरिया, इराक, लीबिया, ट्यूनीशिया, आप देख लें इनका क्या हाल हुआ है। तो क्या हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भी रेवोल्यूशन? खुदा न खास्ता, बिल्कुल कोई रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क अल्लाह ताला ने इतना ज़रखेज़ बनाया है कि आप यहाँ पे स्पिट करते हैं, थूक पहनते हैं तो वहाँ पे पौधा उगाता है। तो इधर तो रेवोल्यूशन का वैसे भी कोई चांस नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है चांस नहीं। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चेंज लेकर आएँ, अपने सिस्टम को चेंज करें। उसका सिर्फ और सिर्फ एक वहीकल है, वो है पॉलिटिकल पार्टी, और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ दी ओनली वहीकल, ये वाहिद तरीका है कि लोग अपनी एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स जो वो चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकें। और कोई तरीका नहीं लोगों के पास। किस तरह से वो बताएं ईवानों को कि जी हम ये चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू बताते हैं। ठीक, मतलब आप अपने लोकल देखें, काउंसलर्स होते हैं, MPs होते हैं, ये लोग जाके उनको बताते हैं दिस इज़ व्हाट वी वांट।
अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में 350 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज पॉजिटिव चेंज बिल्कुल सही। आई? सोचने वाली बात ये है। हाँ। और अब आपको एक और पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका हमें सोल्यूशन मिलता है। कायदे आज़म आज से 70 साल पहले हमें बता के गए हैं, बल्कि इंस्ट्रक्शंस दे के गए हैं। छोटी सी आपको एग्जांपल लेता हूँ कि फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, इसका क्या मतलब है? ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तंजीम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। कायदे आज़म ये 1947-48 की उनकी स्पीचेस सुने, ये तब लेकिन वो अगर कहते थे। हम बात करें तो हर पार्टी को लगता है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंशिएट आवाम के लिए कैसे होगा और दूसरी बात, आप लिंक कैसे करेंगे आवाम के जी, साथ? अच्छा, तो पहले सवाल का जवाब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। सो मैं आपको बताता हूँ और फिर आप खुद जज करें कि कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। ठीक। नंबर 1, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे पहले तो एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। यानी कि प्लान ऐसा कि अगर अल्लाह ताला उसको मौका दे तो फ़ौरन प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए, ना कि वो जब इक़्तिदार मिले तो पार्टी आके सोचे कि अच्छा जी अब क्या करना है, और 2.5 साल लगा दे ये सोचने में कि अच्छा जी अब ये करना है। दूसरी बात, उसके पास एक टीम होनी चाहिए, एक कॉम्पिटेंट इनफ कि वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करे। ठीक। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके पास पार्टी का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने वर्कर्स को और अपने मेंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक। और उनको ट्रेन कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? मसलन आप अपने यूसी का प्रेसिडेंट है, उसको फ़ोन करें या उसको कांटेक्ट करके ये कहना कि भाई वो फलानी डेट को जलसा है, 10,000 बंदे ले आओ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। इससे कौमें चेंज नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने ये लोकल लेवल के जो आपके अहदेदार हैं और मेंबर्स हैं और ऊपर तक, उनको कांस्टेंट ट्रेन करें कि इश्यूज क्या हैं। एजुकेशन का मसला है, सबको पता है मसला, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो जाके अपने देखें स्कूल्स कितने हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं। ये और अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग जो है, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस बेस्ड, लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन है क्या, इससे पहले कि वो डिमांड करें कि जी ठीक करें। अगर उनको पता होगा, दे विल इंश्योर कि वो इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सही। सो ये कांस्टेंट ट्रेनिंग, एक पार्टी के अंदर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कांस्टेंटली ट्रेन करें और फिर ये वर्कर्स जाके आगे कौम को ट्रेन करें। अच्छा, अब ये कोई 20 साल मंसूबा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई 20 हफ्ते का मंसूबा, वो भी नहीं है, लेकिन ये चंद सालों की बात, 2 से 3 साल के अंदर आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं। ये किया है मुल्कों ने, टर्की ने किया है, वियतनाम ने किया है। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स आप देखें कहाँ पे पहुँच गई हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब कोई हम ऐसी बात नहीं करें जो कि दुनिया में कभी हुई नहीं है। तो हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिनको हम फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन अपना प्लान जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम बहुत मैटर करती है। हारून साहब, तो आपने ये जो नई पार्टी बनाई है पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट, इसमें टीम को कैसे इकट्ठा किया जो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे चले? देखें, जो हमारी टीम है उसने, तो मैंने आपको बताया पिछले वो 18 साल से काम करी है प्लान के ऊपर। और क्योंकि हमने अभी हफ्ता 10 दिन पहले पार्टी लॉन्च की है, तो मेंबरशिप तो अब शुरू हुई है उसकी। तो जो उसकी पॉलिटिकल केडर है वो तो अब आना शुरू हुआ है, और वो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है कि मतलब हम लोग खुद हैरान हो गए हैं कि इतनी डिमांड और इतना वैक्यूम है इस मुल्क के अंदर। तो अब ओवरवेलम हम इतने हुए हैं कि उसको अब सारे काम काज छोड़ के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो जो 16, 17, 18 साल की जो हमारी मेहनत है, उसके अंदर जो टीम है, उसके अंदर मसलन मैडम आयशा हामिद हैं, शी इज़ एन वेल नोन एजुकेशन एक्सपर्ट, एंड उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और वो इस लेवल तक अपनी तालीम को ले गई हुई हैं कि वो अब पाकिस्तानी नाम को एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि वो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया वगैरह के अंदर एक्सपेंड कर रही हैं। That's amazing. इसी तरह जवाद असलम साहब हैं। जवाद असलम साहब, आपने डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान मरहूम का नाम सुना होगा, जिन्होंने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि वहाँ पे उन्होंने लो इनकम हाउसिंग, यानी कि गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल सस्ते घर बनाने का बहुत कामयाब तजर्बा किया। ये तकरीबन 25-30 साल पहले की बात। जवाद असलम साहब उनके शागिर्द हैं, और वो वाहिद शख्स है पाकिस्तान के अंदर जो कि इन रियल टर्म्स गरीब आदमी के लिए सस्ते घर बना रहे हैं, प्रैक्टिकली बना रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप देखें कि कौमों के अंदर ये जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, हाउसिंग जो है वो बैकबोन होती है इकोनॉमी की। बिल्कुल सही। और हमारे मुल्क के अंदर 90 लाख घरों की शॉर्टेज है। 90 लाख का मतलब ये है कि आप अलादीन का चिराग भी ले आए ना, तो वो उतने घर नहीं बना सकता, जितने बनाए कम है। कम है। लेकिन आप देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म का काम, और ये बैकबोन होती है इकोनॉमी की।
अच्छा, इसी तरह स्टेबिलिटी शो करती है ना, स्टेबिलिटी भी शो। इसी तरह रफ़ी खान साहब हैं। अब रफ़ी खान साहब देखें कि वो 55 साल पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, वो 25 साल यूनाइटेड किंगडम में रहे, 5 साल के थे जब चले गए, और 30 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहे हैं। ही इज़ एन एक्चुअरी, और वो बेवरली हिल्स में स्टॉक मार्केट, यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक मार्केट्स के ब्रोकर वगैरह रहे हैं, और बड़ी टॉप क्लास पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के वो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन भी रहे हैं। वो 5 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान वापस आ गए हैं, इस नज़रिए से कि उन्होंने जो अपने लिए करना था कर दिया, अब उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरह इब्राहिम कुरैशी साहब हैं, वेल नोन नेम इन बिज़नेस कम्युनिटी। वो हमारे ऑल पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, जो कि हमारा बिज़नेस का विंग है, उसको हेड करते हैं, एक्सट्रीमली डायनामिक पर्सन। अच्छा, इसी तरह नबील हाशमी साहब हैं, वेल नोन पर्सनालिटी, जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है उसको, तो वो हमारी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को हेड करते हैं। डॉक्टर रेहान मलिक, ही इज़ अ PhD सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 इस तरह के, वो हमारी पॉलिसी विंग को हेड करते हैं। तो मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है जो चलती जाएगी। मतलब आपने लेकिन आप तमाम देखें- एक्सपर्ट्स को, मैं जो देख रही थी कि हर किसी को जो आपने टीम का मेंबर बनाया वो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, सो दैट वो जो सेक्टर है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो हैंडल कर सके अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। सो ये तो इसको और कोई पुराना चेहरा नहीं है। इन अदर वर्ड्स टेक्नोक्रेट्स भी कहा जाता है, कि जिनको अपनी अपनी फील्ड्स में जो बहुत ज़्यादा महारत हासिल है और उनको वो ठीक कर सकते हैं। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, और जब भी कोई नई पार्टी बनती है और देखा जाता है कि इसके पास कोई विजन है, या देखा जाता है कि इसका दूर तक क्या प्लान है, बहुत से लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और फिर दूसरी पार्टी से भी लोग आते हैं। जैसे तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि पुराने चेहरों ने ज्वाइन कर लिया, जिससे पार्टी पे क्या इमेज पड़ा, लोगों पे क्या इमेज पड़ा, दैट इज़ अनदर थिंग। बट बहुत से पुराने लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश की, स्टिल कोशिश कर रहे हैं और ज्वाइन किया भी। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपनी पार्टी के बारे में आपको बता सकता फॉर हूँ। एग्जांपल बोला, वरना तो नून लीग में भी बहुत से पार्टी से लोग जो हैं वो इधर से उधर हो रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा रहे होते हैं। ये तो एक कांस्टेंट अमल चलता रहता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल लेकिन देखें, सबसे पहले तो जो आपने टेक्नोक्रेट्स की बात की, तो ये बात अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर प्लान बनाना है तो टेक्नोक्रेट्स के बगैर आप प्लान नहीं बना सकते। उसका ये मतलब नहीं है कि जी हम कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। प्लान के लिए आपको टेक्नोक्रेट्स चाहिए, लेकिन किसी पार्टी की गवर्निंग टॉप जो एपेक्स बॉडी है, किसी पार्टी ने टेक्नोक्रेट्स को कभी कोई इज्जत ही नहीं दी, उनकी कोई मेंबरशिप ही नहीं है। सो हमने अपनी 21 मेंबर गवर्निंग काउंसिल के अंदर 5 टेक्नोक्रेट्स को हमने परमानेंट सीट दी हुई है, ताकि जो प्लान्स हम बना रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते रहें। एक बात। दूसरी बात, हमने जहाँ पे पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, ये जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं, एक हमने सीट एज अ प्रोविंशियल सीट रखी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एज अ प्रोविंस रिप्रेजेंटेशन दी है, और एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। सो उनकी वॉइस भी इसके अंदर आ गई। अब सो टेक्नोक्रेट्स की जो आपने बात की, वो तो यहाँ तक है कि टेक्नोक्रेट्स मेंबर हैं, उसका ये मतलब नहीं वो पार्टी चलाएंगे या वो गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक ठीक, बट पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में तो कम से कम वो वहाँ पर मौजूद वो होंगे बिल्कुल ना, और होंगे, उसके obviously बगैर अपनी इनपुट देंगे तो चीज़ें बेहतर ही होंगी, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट वो सब के सब एक्सपर्ट हैं। जी। अच्छा, अब दूसरी बात आपने की कि जी ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और पुराने चेहरे, तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए उसमें कोई पुराना चेहरा नहीं है। तो बिल्कुल सही। हम फर्मली बिलीव करते हैं कि इस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड न्यू लीडरशिप आनी चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को एक ब्रांड न्यू यंग लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने अपने गोल्स को बड़ी केयरफुली डिवाइस किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी हम परसों हुकूमत में आ जाएंगे और एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान की किस्मत चेंज कर देंगे, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हमें पता है वेयर वी स्टैंड। हमने एक स्टेप वाइज प्रोसेस बनाया है, एग्जैक्टली उस तरीके से जिस तरह से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमें इंस्ट्रक्शंस देकर गए हैं तंजीम के साथ। सो हमारा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, और स्टेप नंबर 1 इस वक्त हमारा गोल ये है कि हमने टॉप के 100 पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आने हैं, और 10,000 वोटिंग मेंबर बनाने हैं, जो कि वोटिंग मेंबर मतलब एनीबडी कैन बी अ मेंबर फॉर फ्री, मुफ्त में आप मेंबर बन सकते हैं। लेकिन वोटिंग मेंबर यानी कि आपका वोट पार्टी के इलेक्शंस में काउंट होगा, आप ओहदेदार बन सकते हैं। उसके लिए 1,000 रुपया साल का सिर्फ, उससे आप वोटिंग मेंबर बन जाते। तो गोल इस वक्त हमारा है कि 10,000 वोटिंग मेंबर बनाने हैं। अच्छा, अब ये बड़ा छोटा सा गोल है, यानी कि ये ऐसी कोई बात नहीं कि ना हो सके। ना हो सके, अब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये करना है, वो
ओवरवेलमिंग रिस्पांस, यानी कि पहले 10 दिन के अंदर आप यकीन करें हमें 65,000 एप्लीकेशंस आ गई। अच्छा, तो हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। that's amazing. तो हमने एज ए सेट सारे काम छोड़ के हम अब उनको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लग गए हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज इसको प्रॉपरली हम हर किसी से इंडिविजुअली कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। देखें, ये इसका मतलब क्या है, वो जो मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती क्या है, उसमें दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए, यानी कि वो चेहरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, पर्सनालिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि उसको चलाने के लिए लोगों के ऊपर डोनेशंस फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए लोग। तो अब ये पार्टी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज ऐसे की है कि 1,000 रुपया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10,000 मेंबर है तो हम 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। ये पार्टी 1 करोड़ इकट्ठा करे। अगर 10 लाख मेंबर हो जाते हैं और 1,000 रुपया दे रहे हैं तो ये पार्टी 1 अरब रुपया साल का इकट्ठा करेगी। अब जो पार्टी 1 अरब रुपया साल का इकट्ठा करी है या 1 लाख मेंबर होते हैं 10 करोड़ इकट्ठा, उसको किसी से डोनेशन, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपने फंड्स। और अगर वो पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मेंबरशिप बढ़ेगी, अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो नीचे चल जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट, दिस इज व्हाट यू कॉल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। बिल्कुल सही, ये सुनने में बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से मुझे समझ भी आ रही है, लेकिन आप किस तरह से इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम वही है, सिस्टम वही है जो दहाइयों से, डेकेड से वो सिस्टम चला आ रहा है। चेंज की बात की, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कराएंगे, इस तरफ मैं ज़रूर आऊँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स सुन रहे थे और मैं जब ये सोच रही थी एंड इन द डेप्थ ऑफ इट आई वाज थिंकिंग कि मे बी देयर इज़ अ चांस पाकिस्तान चेंज हो सकता है, बट बहुत से बट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट किस तरह से होंगी, लोगों को किस तरह समझाया जाएगा कि ये चीज़ उनकी बेहतरी के लिए है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल देता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि जी ये तो बरादरियों में बटी हुई कौम है, ये तो रीजन्स में बटी, एथनिसिटी पे बटी हुई कौम है, रिलीजन पे बटी हुई कौम है, आप क्या किस तरह करेंगे? मैं उनको कहता हूँ, देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स तो है ही मेल्टिंग पॉट, वो तो लोग सारी दुनिया से उधर आए। अच्छा, आपको पता है कि आज से 150 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में मर्डर सबसे ज़्यादा किस बात पे होते थे? भैंस चोरी पे। अच्छा। टेक्सास के अंदर भैंस चोरी वाज द बिगेस्ट क्राइम, उस पर मर्डर हो जाते थे, इतना। अब वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? एक सिस्टम आया वहाँ पे। अगर वो सिस्टम आज उठा दें आप यूनाइटेड स्टेट से, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई डच है वहाँ पे, कोई पोलिश है, कोई यूके से आया हुआ है, कोई फ्रांस से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ है, वो हमसे नेशन नहीं है, वो हमसे ज़्यादा तफरके उधर पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। और रिलीजन के भी, वो जो जहाँ से आए वो अपने टाइप का रिलीजन लेकर आया हुआ है, एथनिसिटी। तो देखें, समझने वाली बात यह है कि अगर सिस्टम नहीं होगा तो यही रिजल्ट होगा। ठीक 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 है। अब वो जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने तो ये सोच के सिस्टम नहीं, वो तो यूनाइट करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि भाई कौम बटी रहे। वो सिस्टम तो ब्यूटीफुली डिलीवर कर रहा है, आज भी डिलीवर कर रहा है। तो कौम बटी हुई है। ये तो हमने रियलाइज करना है कि निज़ाम को चेंज करें। भाई, ये तो ब्रिटिश वाला निज़ाम चल रहा है। मेरे पास, मैं जब गवर्नमेंट में होता था 5-6 साल पहले, कोई ब्रिटिश डेलीगेशन आया हुआ था। वो मीटिंग के बाद मुझे साइड पे लेके गया, उसने कहा कि ये आपने कैसे प्रिजर्व किया हुआ है ब्रिटिश सिस्टम, ये तो हमने अपने मुल्क में भी खत्म कर दिया। मुझसे पूछा था कैसे आपने प्रिजर्व। तो देखें, तो आपने ये बोला कि वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट। नहीं, मैंने उसको यही बोला कि वी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कैसे कौम को किस तरह से हमने, यही तो सिस्टम है। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितनी देर लगेगी, क्या होगा, क्योंकि ये कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। और हमने अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस की हुई हैं, इसीलिए हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। जो मैंने आपको 100 बेस्ट पाकिस्तान टॉप पाकिस्तानीज और 10,000 वोटिंग मेंबर, ये जब आ जाएंगे फिर हम 1 लाख वोटिंग मेंबर पे जाएंगे, वो आ जाएंगे, फिर हम 10 लाख पे जाएंगे। सो स्टेप वाइज हम चलेंगे। नहीं, लॉन्ग नहीं, देखिए ना, अब हम 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 महीने में आ जाएंगे, वो 10 दिन के अंदर 65,000 आ गए। तो ये तो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ कि लंबा काम नहीं है ये, मेरे ख्याल से साल 2 साल। लेकिन हारून साहब, ऑन अ मैस लेवल अगर हम देखें तो लोगों की बहुत एफिलिएशंस हैं उनकी पार्टीज़ के साथ, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में भी हैं, ऑपोजिशन में भी हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं भी है। एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन एफिलिएशंस के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या सोल्यूशन है?
पीपल हैव, देखे ना, लोगों को अगर कोई बेटर प्रोडक्ट मिलेगा वो जाके खरीदेंगे, वो क्यों, मतलब ये तो एक मार्केट प्लेस है, इसमें तो बेटर प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन भी तो फिर मैटर करेगी। मोस्ट डेफिनेटली मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि पार्टी है, इसका सिस्टम है, यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स होंगे, हमारे वर्कर्स होंगे, हम उनसे डेली कांटेक्ट करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं freedompk.org, यानी कि दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों, आपको अपनी लोएस्ट लेवल यूसी का प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोफाइल, उसका तस्वीर, उसका डेटा, उसका बैकग्राउंड, वो आप दुनिया में कहीं बैठे हो आपको मिल जाएगा, ओपन ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी पार्टी कोई है ही नहीं। हम तो बिल्कुल निचले सतह तक कॉन्स्टेंटली अपने वर्कर्स के साथ फिर तो बहुत इनपुट देनी पड़ेगी आउटपुट लेने के लिए, तो जरूर आवाम बिल्कुल के लिए देंगे। काम करना पड़ेगा, उनमें जाके मिलना पड़ेगा और वो सारी चीजें मिल रहे हैं, सारा दिन यही करते हैं आजकल, तो यही हो रहा है। तो मैं आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि बड़ा फैंटेसाइज कर रही है ये सिचुएशन कि एक फ्रीडम मूवमेंट के नाम से, पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के नाम से एक पार्टी बन रही है जो पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज करना चाह रही है। सो आपको लगता है अगर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल लोड शेडिंग है, एनर्जी क्राइसिस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपने टैक्सेस के इश्यूज हैं, मतलब अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत से इश्यूज हैं, तो डू यू थिंक कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे? मोस्ट डेफिनेटली। देखें वो तो हम ये तो कर चुके हैं ना, हम तो प्लान बना चुके हैं। I mean, हमारी फिंगर टिप्स पे है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कितनी देर लगेगी, कौन करेगा, आउटकम क्या होगी। ये चारों सवालों के जवाब हमारे पास हैं। आप हमें बता दें क्या टॉपिक है, हम आपको आके 48 घंटे बैठ के कन्विंस कर, दुनिया का कोई एक्सपर्ट लें, और ये इंडिजिनस यानी कि पाकिस्तानी सॉल्यूशंस हैं, ये तो बाहर से इंपोर्ट किए हुए नहीं है। ठीक। तो कोई ऐसी रीजन है नहीं कि पाकिस्तान का निज़ाम क्यों नहीं चेंज हो सकता। बिल्कुल हो सही। सकता है। लाहौरियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पार्टी की जानिब से? टाइम मेरे पास कम रह गया, लेकिन एक मैसेज जो आप उनको देना देखिए, चाहेंगे। लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। बेशक, जब तक लाहौर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी। बहुत सी पार्टीज ये मानती हैं कि लाहौर किला है उनका, बहुत सी पार्टीज आर नॉट नेमिंग एनी पार्टी। जरूर माने, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा कि वो चेंज करे या ना करे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब, मैं पब्लिक को कह रहा हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्लान है, ये इस प्लान की आउटकम है। आप डिसाइड करें, अगर आप समझते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक बेहतर ट्रैक के ऊपर डाल सकते हैं, तो फिर ये तो हमारा हक है कि आप हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल सही हारून साहब, ये तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह बताएगा, और मेरे ख्याल से अगर आप अच्छी चीज़ प्रेजेंट करेंगे तो हम लाहौरिये जो हैं वो हमेशा बेहतरी की तरफ देखते हैं और उसको चूज़ करना और मैं पसंद खुद भी करते लाहौरी हैं। हूँ। आप खुद भी लाहौरी हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, गुड लक फॉर अपकमिंग डेज, और जितने भी आपके प्लान्स हैं, आई रियली होप कि उसमें आप बेहतरी की तरफ जाएं और पाकिस्तान का भला हो। दैट्स व्हाट वी वांट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।